India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2 मई को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यों द्वारा कथित तौर पर विधानसभा चुनाव व परिणाम घोषित होने के बाद 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की एसआईटी सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य के पुलिस महानिदेशक, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को यह निर्देश दिया है कि वे याचिका की कॉपी प्रतिवादियों को सौंप दें ताकि वे जवाब दे सकें। कोर्ट इस मामले पर अगले मंगलवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अवकाशकालीन पीठ दिवंगत भाजपा सदस्य अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान कथित तौर पर टीएमसी सदस्यों द्वारा मार दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के इशारे पर अपने भाई और भाजपा यूथ कार्यकर्ता हारन अधिकारी की कथित हत्या की अदालत की निगरानी में जांच के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग की। मामले में दूसरी याचिकाकर्ता हारन अधिकारी की विधवा हैं और ऐसे में याचिका में आगे 2 मई को तृणमूल कांग्रेस के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में हुई व्यापक हिंसा के कृत्यों की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने प्रस्तुत किया कि क्रूर हत्याओं के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा पूर्ण निष्क्रियता और जांच को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जेठमलानी ने आगे प्रार्थना की अभिजीत सरकार के शव के पोस्टमार्टम की वीडियो को रिकॉर्डिंग की जाए, जिसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। पीठ ने कहा कि वह इस प्रार्थना को एक पक्षीय नहीं मान सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण मौत की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच के सामने उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी एक ठग था और उसे केवल कोविड-19 के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी। बेंच अगले हफ्ते मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। 10 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि वर्तमान महामारी जैसे कारणों से मौत की आशंका अग्रिम जमानत देने का एक वैध आधार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने एक प्रतीक जैन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें संभावित गिरफ्तारी के कारण कोविड-19 के कारण मौत की आशंका जताई गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं आरोपी व्यक्तियों को सामान्य समय में लागू सामान्य प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी के कारण उनके जीवन के लिए एक खतरे से असुरक्षित छोड़ सकती है। पीठ ने कहा कि असाधारण समय में असाधारण उपचार की आवश्यकता होती है और कानून की भी इसी तरह व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिए स्थापित मानदंड जैसे आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि, न्याय से फरार है और संभावना और क्या आवेदक को गिरफ्तार करके उससे पीड़ा देने और अपमानित करने का आरोप लगाया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलने के कारण देश और राज्य की वर्तमान स्थिति के कारण अब महत्व हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की और उनके मामले की जांच महाराष्ट्र से बाहर कराने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। इसके चलते परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस याचिका पर किसी और दिन दूसरी पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ चल रही सभी जांच महाराष्ट्र के बाहर स्थानांतरित करने तथा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति गवई की अवकाश पीठ के समक्ष मामला सुनवाई में आया और ऐसे में मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति शरण ने कहा कि पीठ के सदस्य यानी कि न्यायमूर्ति गवई और इस मामले पर सुनवाई में कुछ परेशानी है। हम कहना चाहते हैं कि इस मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेज दिया जाए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि इस मामले पर मैं सुनवाई नहीं कर सकता।
सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है और उच्चतम न्यायालय तथा बंबई उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती है। सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपको बता दें कि उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका में सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के जांच अधिकारी द्वारा की गई कथित धमकियों के खिलाफ भी दिए गए उनके प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की प्रार्थना की। ऐसे में सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के तहत जांच पर अविश्वास व्यक्त करते हुए पहले से ही शुरू की गई सभी विभागीय जांच को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े हुए सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर चिदम्बरम और अन्य को नोटिस भी जारी किया है और उनका जवाब मांगा है। बता दें कि निचली अदालत ने आरोपियों को दस्तावेज देने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था। मामला चिदम्बरम के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की मंजूरी देने की अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इस मामले में कार्ति चिदम्बरम को सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2018 में उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गई थी। इसके अलावा उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में धन शोधन के मामले में भी अंतरिम जमानत दी गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के खिलाफ दायर एक और याचिका पर नोटिस जारी किया है। उपराज्यपाल ऑफिस और केंद्र सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के प्रभावी होने के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल हो गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने बेंच को बताया कि केंद्र द्वारा संशोधित कानून से लोगों में इस बात को लेकर भ्रम फैला है कि राजधानी में निर्णय कौन लेगा, उपराज्यपाल या चुनी हुई सरकार। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाना लोकतंत्र सरकार के लिए उचित नहीं है। याचिका में ये तर्क दिया गया है कि उपराज्यपाल में शक्तियों का निहित होना सरकार की गणतंत्र प्रणाली के अनुरूप नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल के पास पहले से ही भूमि, पुलिस और सेवाओं के मामले में निर्णायक शक्तियां थी और GNCTD एक्ट में नए संशोधन के द्वारा अब उनके पास दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित सभी कानूनों पर भी निर्णय लेने का अधिकार है। याचिका में 27 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित कानून को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द करने की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय से जवाब मांगा था। अब दोनों याचिका पर हाईकोर्ट में 4 जून को एक साथ सुनवाई होगी। इससे पहले बेंच ने सभी पक्षकारों को अपना जवाब देने को कहा। दरअसल बीते 28 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है।
गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 की अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट में खारिज हो गई है। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील पर 1 लाख के इनाम घोषित भी किए हैं और ऐसे में अब तक की जांच में पहलवान सुशील के गैंगस्टर्स से सांठगांठ की बात भी सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 15 मई को गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। दरअसल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के 2 गुटों के बीच झड़प में 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से गंभीर रूप से घायल युवा पहलवान सागर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जहां तक सुशील के तमाम अवार्ड्स जीतने की बात कही गई है, हमें उस पर गर्व है। हमने उसका पासपोर्ट इसलिए रख लिया था क्योंकि हमें डर था कि कहीं वह देश से भाग न जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। पुलिस ने कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जहां सुशील को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। दूसरा, सुशील की पत्नी के पास एक फ्लैट है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अदालत ने सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है, इसीलिए कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि घायल अभी बयान देने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए उनका बयान नहीं लिया गया। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की जमानत का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में ये भी कहा कि सुशील कुमार इस पूरी घटना का मुखिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के इंतजाम पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के इंतजाम और टेस्टिंग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य में लचर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई सुझाव भी दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और गांव में बदहाली को देखते हुए कोर्ट ने सरकार पर तलख टिप्पणी की। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के गांवों और कस्बों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। समय रहते इसमें सुधार न होने का मतलब है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने ये टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव: 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों के 40% बेड आईसीयू के लिए रिजर्व रखे जाएं। इसमें 25% बेड वेंटिलेटर वाले हो और 25% हाई फ्लो नोजल कैनुडा से लेस हो। 50% बेड सामान्य मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाए। गांव और कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पैथोलॉजी लैब बनाई जाए। हर जिले में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू वाली 2 एम्बुलेंस हो। हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन सुविधा और वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। 30 बेड से ज्यादा क्षमता के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। सरकार खुद वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनी को भी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दे। बड़े औद्योगिक घराने धार्मिक गतिविधियों में खर्च होने वाले फंड वैक्सीन खरीदने में लगाएं। बीएचयू गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ मेडिकल कॉलेज को SGPGI स्तर का बनाया जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से स्वास्थ्य सचिव से कोरोना की रोकथाम और बेहतर इलाज की डिजिटल प्लानिंग मांगी। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही छोड़कर एक्सपर्ट के साथ मिलकर अच्छे से प्लान तैयार करे। कोर्ट ने गांव और कस्बों में टेस्टिंग बढ़ाने की भी आदेश दी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि SGPGI लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में भी
हाईटेक सुविधाओं वाले मेडिकल कॉलेज बनाए जाए। इस प्रक्रिया 4 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि इस 5 मेडिकल कॉलेज को ऑटोनॉमी भी दी जाए। कोर्ट ने बी और सी ग्रेड के कस्बे में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस तैनात करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई। सरकार ने बताया कि महामारी से जुड़े शिकायतें के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कमेटी संबंधित जिले के नोडल अधिकारियों से चर्चा कर हर शिकायत का निस्तारण 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर करे। ब्यूरो रिपोर्ट। लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक और नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक दंपति को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करते हुए कहा कि जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें अपने माता पिता से खतरे की आशंका है, सिंगल जज जस्टिस एच.एस. मदान ने गुलजा कुमारी और गुरविंदर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि वे लिव इन रिलेशनशिप में हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक कपल को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कपल को संरक्षण दिया गया तो इससे सामाजिक ताने बाने पर खराब असर पड़ेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लिव इन में रह रहे एक कपल ने संरक्षण देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल करने वालों में लड़के की उम्र 21 साल और लड़के की उम्र 18 साल के आसपास थी। याचिका में कहा गया कि उन्हें लड़की के परिवार वालों से खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, अगर इस तरह के संरक्षण का दावा करने वालों को इसकी अनुमति दी जाएगी तो इससे समाज का पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, इसलिए संरक्षण देने का कोई आधार नहीं बनता। याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर मंजूरी की मांग कर रहे हैं, जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाल ही में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इसी तरह की याचिका को ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप द्वारा अपने रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करना समाज के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकता है। इसके विपरीत पिछले साल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये माना था कि सिर्फ इसलिए कि लड़का विवाह योग्य उम्र नहीं है, याचिकाकर्ताओं के साथ रहने के अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह देखते हुए कि माता पिता एक बच्चे को अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, हाईकोर्ट ने एक जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार बरकरार रखा था। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 21 साल की लड़की और 19 साल के लड़के की संरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। वैसे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि देश की विधायिका भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानती है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की थी। इनमें कहा गया था कि लंबे समय से अपनी मर्जी से खुशहाल तरीके से रह रहे युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र है। दोनों पार्टनर आर्थिक व अन्य संसाधन बांटने और शारीरिक संबंध बनाते हुए साथ रह सकते हैं। ये रिश्ता भी लिव इन रिलेशन ही कहलाएगा। लिव इन रिश्तों में संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में ये भी कहा था कि अगर दो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनमें संबंध है तो ऐसे में एक साथी की मौत के बाद दूसरे का उसकी संपत्ति पर पूरा हक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए सीधे रुक करते हैं शिवम शर्मा का, अधिवक्ता हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम, जानना चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से अलग है, हमें तफसील से बताएं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि कपल ने सिर्फ इसलिए घटनाएं है ताकि उनके उस संबंध पर संस्कृति की विधि लग जाए जो नैतिक और स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने इसमें कहा कि वास्तव में याचिका करने की आड़ में मुहर लगाने की मांग करते हैं और सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है, इसलिए इस याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने मांग दायर याचिका को खारिज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति ये कहते हुए एक याचिका खारिज कर दी थी कि
संस्था का जी। दावा करने वालों को दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवम, तमाम हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए। और ऐसे में जाहिर तौर पर लिव इन रिलेशनशिप पर जब कोर्ट का यहाँ पर रुख सामने आया है और उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों अलग अलग है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम की सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए रिहा होने वाले राज्यों की जेलों में बंद कैदियों की संख्या के बारे में विवरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोरा बरुआ के खंडपीठ ने आदेश दिया है मामले का अध्ययन करने के लिए और राज्य के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है। इन कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रिहा किया जाना है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील द्वारा मांगे गए समय को स्वीकार करते हुए मामले को 19 मई को आगे की सुनवाई के लिए रख लिया। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर स्वतः ही संज्ञान लेकर 7 मई की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के निर्देश 7 मई को दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिकारियों को निर्देश का पालन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिकारियों को अरनेश कुमार मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन में गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी उन मामलों में अपवाद होनी चाहिए जहां पर अपराध 7 साल से कम कारावास के साथ ही दंडनीय है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह विदेशी घोषित माताओं का विवरण दे जो वर्तमान में 6 साल से कम उम्र के अपने बच्चों के साथ जेलों में बंद हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर ही जेल में रखा गया है। पिछली सुनवाई के दौरान पिछले साल स्थापित स्वतः रिट याचिका को पुनर्जीवित करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए असम में जेलों में बंद बच्चों के संबंध में जेल अधिकारियों से विवरण मांगा था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.